पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 आवश्यक तत्व? जनसंख्या, भूभाग, सरकार। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और सत्ता। सत्ता और संप्रभुता, इसको संप्रभुता भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 जो है राज्य के आवश्यक तत्व हैं। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। राज्यों के इन 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसा कि वर्ष 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था, अंग्रेजों के आधिपत्य में था। तो ये ध्यान रखना कि संप्रभुता के बिना अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से अगर संप्रभुता किसी राज्य में नहीं है तो उसे राज्य नहीं कहा जा सकता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है संप्रभुता। और राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत की संप्रभुता के संबंध में कथन सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत की संप्रभुता के संबंध में कथन सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित मानवीय संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये कथन सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। और ये गलत है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। एक सही है, भारत की संप्रभुता के संबंध में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था की गई है। ध्यान रखना, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है, संसदात्मक शासन व्यवस्था की गई है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। 2 शासन व्यवस्थाएं होती हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो ग्रेट ब्रिटेन, यूके में सर्वप्रथम संसदात्मक शासन व्यवस्था आरंभ की गई है, यूके या ग्रेट ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। नेक्स्ट, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? नंबर 1, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो 1 और 2 सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, गलत है। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में 2 बातें सही इसमें बताई गई हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। 1 और 2 सही है इसमें। नेक्स्ट, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, क्वेश्चन है हमारा, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। नेक्स्ट, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो इसमें वो सी है। ये कथन है सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। अच्छा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में उस कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो वो कथन है सी नंबर। कथन है क्या? सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस शासन पद्धति को अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या है लक्षण? भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या है? नंबर 1 लोकतांत्रिक गणतंत्र। नंबर 2 संसदात्मक रूप की सरकार। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 1, 2, 3 सही है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। 1 लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। और कथन 4 इसमें गलत है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, गलत है। 1, 2, 3 सही है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक रूप की सरकार, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का मूल लक्षण है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है, कथन सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, यह भी सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, 3 नंबर भी सही हो गया। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, 1, 2, 3, 4 चारों सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, चौथा भी सही है। कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार। कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है?
सत्तावादी सरकार। भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है सत्तावादी सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। कथन है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण भारत का अपना एक संविधान है। तो ए आर दोनों सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। लेकिन कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है, बातें दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है? लाल फीताशाही। सुशासन की व्यवस्था विशेषता नहीं है लाल फीताशाही। कह रहा कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मत से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। लेकिन लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य। कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण उसने बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ए आर दोनों सही। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, सही है, कारण उसने बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, सही है, उसने बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये सही हो गया, कथन सही हो गया, कारण भारत एक संघीय राज्य नहीं है। कारण गलत है, भारत एक संघीय राज्य है, इसमें लिखा नहीं है तो कारण गलत हो गया। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये सही है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, सही है, कारण गलत है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एकहरी नागरिकता। ये जो है भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। एकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, ध्यान रखना। एकहरी नागरिकता
भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। अच्छा, संघीय लक्षण है कौन से, ये जान लो। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पहला केंद्रीय लक्षण। ये संघीय लक्षण है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये दोनों जो है, ये तीनों बातें जो है संघीय लक्षण को दर्शाती हैं। लेकिन एकहरी नागरिकता जो है संघीय लक्षण को नहीं दर्शाती है। इसके बाद इसका थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल। एकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, एकात्मकता के लक्षण बता रहे हैं, एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। तो ये जो है एकात्मकता के लक्षण है। एकहरी नागरिकता एकात्मकता का लक्षण है, और एकहरी नागरिकता के साथ जो है राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ये भी जो है एकात्मकता का लक्षण है। आपातकाल की घोषणा, ये भी एकात्मकता का लक्षण है। संघात्मकता के लक्षण कौन से हैं? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघात्मकता के लक्षण है। कह रहा है भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। तो कह रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के तत्व ये जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसको जरा आगे समझेंगे, आगे समझो। इसमें कोई क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो एकात्मक तत्व है इसमें कौन सा, इसको हम लोग जानेंगे। एकात्मक तत्व है राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व जो हैं, राज्यपालों की नियुक्ति नंबर 1, नंबर 2 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और नंबर 5 अखिल भारतीय सेवाएं। ये तीन बातें जो है, ये तीन बातें एकात्मक तत्व हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, ये जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में सही है, क्या सही है संघीय व्यवस्था के संबंध में? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, सही है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो ये दोनों बातें सही हैं। 1 और 2 दोनों बातें सही हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। संविधान की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। शासन जो है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, और एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। ये दोनों बातें जो है संघीय व्यवस्था के विषय में सत्य हैं। 1 और 2 कथन सत्य हैं।
भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। कथन है भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, सही है। कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, सही है। कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ए आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो कथन कारण दोनों सही है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ए आर दोनों सही। ए आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ए आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है बी डानहम द्वारा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है बी डॉन हम द्वारा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है बी डॉन हम द्वारा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया है बी डॉन हम द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, ये सही नहीं है। सही क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति। ए बी सी सही है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ये सही नहीं है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में ये कथन सही नहीं है कि राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। नेक्स्ट, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? कह रहे हैं गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहे हैं किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसमें माना जाएगा शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। 1 2 4 सही है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा किसको? विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ध्यान रखना, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और
नागरिक अधिकार, ये विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में इनको माना गया है। कह रहे संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वही संवैधानिक सरकार है। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। कह रहे हैं समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। विशेषाधिकारों का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो समान क्या है इसमें देख लो। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो एक विशेषता है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति। ये जो है भारत और अमेरिका दोनों में समान है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की विशेषता या राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो, ये भारतीय और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में दोनों व्यवस्थाओं में जो है यह विशेषता जो है समान है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति। नेक्स्ट, दूसरे प्रशासन